नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मूवी की जो आपको हिलाकर रख देगी। मूवी का नाम है द कोरियर और ये एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस मूवी में ऐसा क्या है जो आपको अपनी सीट से बांधे रखे। मूवी की शुरुआत में हमें चाइना के हांगकांग शहर के पोर्ट को दिखाया जाता है, जहां पर कई सारे कार्गो लाए जा रहे थे। इनमें से एक कार्गो को एक ट्रक पर लाद दिया जाता है और फिर उस कार्गो को पूरी सिक्योरिटी के साथ एक वेयर हाउस तक पहुंचाया जाता है। आगे जब उस कार्गो को ओपन किया जाता है तो हम देखते हैं वो पूरा कार्गो नोटों के बंडल से भरा हुआ था और उन नोटों के बंडल के बीच में एक लड़का बैठा हुआ था। आगे वो लड़का कहता है, मेरा नाम इवान मार्केस है, मेरा जन्म स्पेन के वेलाकस में हुआ है, मेरे साथ इस कार्गो में 1.55 बिलियन यूरो कैश है। आगे उन पैसों को काउंट किया जाता है और इवान हमसे कहता है 1.55 बिलियन यूरो को मैंने हांगकांग में कुरियर करवाया है और इसका कमीशन मुझे इस अमाउंट का 3% मिला है। आगे इवान हांगकांग में ही पार्टी कर रहा होता है, तभी पुलिस वहां पर आकर उसे अरेस्ट कर लेती है। अब मूवी में आगे हमें 2001 की मैड्रिड की घटना बताई जाती है, जब इवान एक मामूली सा ड्राइवर था, यानी वो गाड़ियों को पार्किंग में लगाया करता था और जब भी रईस मालिकों को जरूरत पड़ती तब वो उनको गाड़ी लाकर उनके हाथ में सौंप दिया करता था। आगे इवान अपना काम खत्म करके अपने घर पर जाता है। तब इवान की मॉम कहती है, तुम्हारे डैड तुम्हें सुपरमार्केट में काफी मिस कर रहे थे। तब इवान अपने डैड को देखता है जो अपने छोटे से सुपरमार्केट में अपना काम कर रहे थे। तब इवान कहता है, हाँ मुझे पता है वो मुझे याद कर रहे होंगे, पर मेरे कुछ दूसरे प्लान है, उनका यह काम नहीं करना चाहता। आगे इवान कहता है, एक समय था जब मेरे पिता मेरे हीरो हुआ करते थे। आगे हमें इवान के पिता को दिखाया जाता है जो एक बैंक में लोन लेने जाते हैं और तब उसके साथ उनका बेटा इवान भी मौजूद था। इवान के पिता का सपना था कि वह लोन लेकर मैरिज बैंकेट खोलना चाहते थे। यह समय सन 1992 का था, जब स्पेन में लगातार डेवलपमेंट हो रहा था। इसी समय इवान के फादर ने अपना रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट कर दिया था और यह बिजनेस काफ़ी अच्छा चल पड़ा था। और इसी के अगले साल 1993 में देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। इवान के पिता का बिजनेस भी ठप पड़ गया और वो भी लोन की रकम नहीं चुका पा रहे थे, इसलिए उन्हें भी सब कुछ बेचना पड़ रहा था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 55 पार कर चुका था। इस घटना के बाद से इवान के पिता बहुत दुखी हुए और वह दिन भर टीवी देखते रहते थे और देश के नेताओं और पॉलिटिशियन को कोसते रहते थे। इवान भी अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर उनसे दूरी बनाने लगा। आगे कुछ लोग होटल में पार्टी कर रहे थे। तब इवान का दोस्त कहता है, तुम वो पार्टी में देख रहे हो मिस्टर माइनर को, वो काफी रईस आदमी है। मिस्टर माइनर काफी नशे में था। वो पार्टी छोड़कर एक सूटकेस अपने साथ लेकर वहां से निकल गया था। यह देखकर इवान अपने दोस्त को कहता है, ठीक है मैं उसे संभालता हूँ। मिस्टर माइनर होटल से बाहर आता है, तब इवान उसके लिए उसकी गाड़ी लेकर जाता है। माइनर काफी नशे में था और वो खड़े खड़े हिल रहा था। तब इवान कहता है, सर यदि आप चाहे तो मैं आपके लिए कोई टैक्सी बुलवा सकता हूँ। माइनर कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं गाड़ी चला लूंगा। मुझे सुबह 9 बजे तक किसी भी तरह ब्रुसेल पहुंचना है। यदि तुमने मुझे सही समय पर पहुंचा दिया और मेरे पास शावर करने का टाइम बच गया तो मैं तुम्हें 500 यूरो दूंगा। तब इवान इस मौके को चूकता नहीं और पूरी रात गाड़ी ड्राइव करके सुबह 9 बजे से पहले मिस्टर माइनर को ब्रुसेल तक पहुंचा देता है। और मिस्टर माइनर अपना सूटकेस लेकर एक दरवाजा खटखटाता है। तभी एनी नाम की लेडी दरवाजा खोलती है। तब एनी इवान को देखकर पूछती है, यह आदमी कौन है? माइनर कहता है, वो कोई नहीं है, चलो हम काम खत्म करते हैं। आगे एनी मिस्टर माइनर के साथ ऊपर चली जाती है। इवान नीचे इंतजार करने लगता है और थोड़ी देर बाद माइनर वापस नीचे आता है। तब उसके पास उसका सूटकेस नहीं था और वो इवान को 300 यूरो दे देता है। तब इवान कहता है, लेकिन 300 यूरो क्यों? मैंने तो 110 की स्पीड गाड़ी भगाई और सही समय पर पहुंचा भी दिया। तब माइनर कहता है, लेकिन मुझे शावर का टाइम बिल्कुल नहीं मिला जो कि हमारे बीच तय हुआ था। यह कहकर माइनर अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। माइनर के वहां से जाने के बाद इवान उस दरवाजे को खटखटाता है। तब एनी वापस नीचे आती है
और इवान उसे कहता है वह आदमी कुछ गड़बड़ है, मुझे नहीं पता आप लोग क्या काम करते हो, लेकिन वह आदमी जो आपके लिए काम करता है वह उस काम को उससे बेटर कर सकता है। क्या आपको पता है वो आदमी आपके पैसे चुराता। तब एनी इवान को वहीं रुकने का बोलकर ऊपर चली जाती है। आगे एनी ऊपर जाकर उन पैसों को काउंट करवाती है जो माइनर लेकर आया था। आगे एनी नीचे जाकर इवान से कहती है तुम बिल्कुल सही थे, तुम्हारा नाम क्या है। इवान कहता है मेरा नाम इवान मार्केज है। एनी पूछती है और तुम अभी क्या करते हो। इवान कहता है मैं एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर हूँ जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। एनी कहती है क्या तुम 10,000 यूरो पाना चाह। इवान कहता है हाँ बिल्कुल। आगे एनी इवान को कुरियर करने के लिए एक मिनी ट्रक भेज। तभी हमें बताया जाता है कि इवान जब माइनर को ब्रुसेल छोड़ने जा रहा था तब माइनर काफी नशे में था। उसी वक्त इवान ने गाड़ी रोकी थी और इवान ने गाड़ी की डिग्गी में पड़े माइनर के सूटकेस को ओपन किया था। वो पूरा सूटकेस पैसों से भरा हुआ था। तब इवान ने उन पैसों में से पहले ही कुछ पैसे निकाल लिए थे और जब उसने एनी को पैसे कम होने की बात बताई तो वह पैसे सचमुच कम निकला। आगे इवान उस मिनी ट्रक को फ्रांसिस्को एक्सिसमस नाम के आदमी के पास ले जाता है और फ्रांसिस्को के साथ उसकी बेटी लेटिसिया भी मौजूद थी। उस मिनी ट्रक में घोड़ा था जो फ्रांसिस्को अपनी बेटी लेटिसिया को बर्थडे पर गिफ्ट करना। आगे फ्रांसिस्को एक बैग में पैसा भरकर इवान से सवाल करता है तुम एनी के लिए कब से काम कर रहे हो। तब इवान कहता है यह मेरी उसके लिए फर्स्ट ट्रिप है। तब फ्रांसिस्को इवान को सूटकेस देते हुए कहता है संपत्ति हमेशा उसे पहले मिलती है जो प्रोफेशनल होता है, उसे कभी नहीं मिलती जो विवेकशील या हार्ड वर्किंग होता। ये सुनकर इवान अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। इवान रास्ते में वापस जा रहा था और वो कहता है कि मुझे पहली बार 10,000 यूरो ब्रुसेल से मैड्रिड जाने के लिए और वापस ब्रुसेल लौटने के लिए, यह मेरी अब तक की जिंदगी की सबसे अच्छी डील थी। पर सब कुछ इतना आसान नहीं होता और तभी इवान की गाड़ी का पीछा एक पुलिस की गाड़ी करने लगती है। पुलिस वालों के कहने पर इवान अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक देता है। इवान पेपर दिखाता है। तब वो पुलिस ऑफिसर पूछता है क्या यह गाड़ी तुम्हारी है। तब इवान कहता है नहीं, यह गाड़ी मेरे फ्रेंड। तब वो पुलिस ऑफिसर कहता है तो चलो गाड़ी की डिग्गी खोलो। इवान अपनी गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो उसमें वही पैसों वाला सूटकेस था। वही खड़ा पुलिस ऑफिसर उस केस को खोलता है तो वो पूरा सूटकेस नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। यह देखकर वहां खड़ा सीनियर पुलिस ऑफिसर कहता है तो यह पैसा भी तुम्हारे फ्रेंड का है। इवान कहता है नहीं, ये पैसा मेरा है, मैंने मैड्रिड में अपना अपार्टमेंट बेचा है, यह पैसा उसी से आया है। तब वहीं खड़ा दूसरा पुलिस ऑफिसर इवान के सर को कार के बोनेट पर मारता है। इवान समझ जाता है कि वो पुलिस वाले उसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तब इवान अपने पास से मोबाइल निकाल के कहता है कि मैं यहाँ से अभी जाऊंगा या फिर मैं स्पेनिश काउंसुलेट को कॉल कर दूंगा। यह सुनकर वहां खड़े पुलिस वाले इवान को बिना कुछ बोले चुपचाप जाने देते हैं। इवान वो पैसा लेकर एनी के पास जाता है और एनी कहती है जिन पुलिस वालों ने तुम्हें रोका था वो पुलिस वाले भी हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हैं। यह सुनकर इवान कहता है मुझे लगा था आप लोग मुझ पर विश्वास करने लगे हो। तब एनी कहती है हाँ, अब हम तुम पर 100% विश्वास करने लगे हैं। उन पुलिस वालों को एनी के द्वारा ही भेजा गया था इवान को टेस्ट करने। आगे एनी इवान को पैसों का पैकेट देकर वो सूटकेस। आगे एनी और इवान दोनों एक पब में जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। के बाद वह कसिनो में जाकर बैट लगाते हैं और पैसा जीतने के बाद होटल में जाकर दोनों इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन इवान सुबह वापस एनी के घर पर जाता है और एनी इवान से कहती है इवान यह है मेरे हस्बैंड। फ्रांसवा को अपने सामने देखकर इवान शॉक्ड रह जाता है क्योंकि फ्रांसवा एक बहुत बड़े डायमंड स्मगलर का बेटा था और फ्रांसवा मिडिल मैन का रोल भी अदा किया करता था। फॉरेन करेंसी की ट्रैफिकिंग में फ्रांसवा से मिलने के बाद इवान को कुरियर के लिए और ज्यादा पैसे दिए जाने और उसे एक लग्जरी गाड़ी भी दिला दी गई पैसा कुरियर कर।
सबसे पहले इवान को फ्रांसिस्को के पास पैसा लेने जाना होता था। फ्रांसिस्को सारा पैसा एक सूटकेस में बंद करके इवान को दे दिया करता था। उसके बाद इवान उस सूटकेस को सुरक्षित बेल्जियम तक ले जाया करता था, क्योंकि बेल्जियम को डायमंड ट्रैफिकिंग का स्वर्ग कहा जाता था। और बेल्जियम एक ऐसी कंट्री था जहां से दुनिया में सबसे ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ करते थे, क्योंकि पूरी कंट्री में बैंकिंग सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए 2 ही इंस्पेक्टर नियुक्त किए। एनी इवान के दिए हुए उन पैसों को ले जाकर डायमंड खरीदने का नाटक किया करती थी। यानी वो डॉक्यूमेंट में तो शो करते थे कि उन्होंने डायमंड, लेकिन उनका सारा पैसा बेल्जियम से स्विट्जरलैंड के उनके क्लाइंट के अकाउंट में भेज दिया जाता था। इस तरह से, लेकिन अब सवाल उठता है, फ्रांसिस के पास इतना सारा पैसा आए। फ्रांसिस को उसकी लॉबी में मिस्टर 3% कहा जाता था। फ्रांसिस के स्पेन में काफी सारे बड़े लोगों के साथ लिंक थे, फिर चाहे वह बड़े बिजनेसमैन हो या बड़े बैंकर हो, राजनेता हो या फिर डेवलपर हो। इन सभी के बीच एक बात कॉमन थी, कुछ राजनेता राज्य की जमीन को अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल दे दिया करते थे। उसके बाद बैंकर बहुत ही कम इंटरेस्ट पर हाउसिंग सोसाइटी को लोन दे और जोन की जमीन पर हाउसिंग डेवलपमेंट और मॉल्स बनाने का काम शुरू कर दिया जाता था, और आगे लागत बढ़ाकर हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट बेचे जाते थे। इन सारे काम में राजनेता, बिजनेसमैन, बैंकर और बिल्डर्स को काफी इस मुनाफे को वह टेबल के नीचे से काले धन के रूप में लिया करते थे, और फिर यह सभी काले धन को फ्रांसिस के पास भेजा जाता था। फ्रांसिस इन पैसों को बेल्जियम भेजने के लिए इन सभी से 3% कमीशन लिया और इन पैसों को डायमंड की झूठी खरीदारी दिखाकर बेल्जियम से सीधा क्लाइंट के स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता था। इस तरह से इस ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता था। देखा जाए तो यह सारा पैसा स्पेन के टैक्स पेयर का था। अब मूवी के आगे सीन में फ्रांसिस के घर में पार्टी चल रही होती है। तभी वहां पर फ्रांसिस की बेटी लेटिसिया आती है और इवान लेटिसिया से कहता है, आपने अभी तक अपना नाम। और उसी वक्त वहां पर फ्रांसिस आकर इवान और लेटिसिया को बात करते हुए देख लेता है। तब फ्रांसिस इवान से कहता है, मेरी बेटी के करीब आने की कोशिश। फ्रांसिस इवान को कुरियर करने के लिए पैसों का सूट। इवान फ्रांसिस की बात मानकर वहां से सूटकेस लेकर निकल जाता है। अब मूवी के अगले सीन में हमें सन 2003 का समय बताया जाता है, जब इवान को कुरियर का काम करते हुए काफी समय बीत चुका था और इवान जिनेवा में एनी से एक होटल में मिलता है और इवान एनी से पूछता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? एनी कहती है, अब बेल्जियम पहले की तरह सेफ नहीं रहा और हमारे कुछ पार्टनर वहीं रेस्टोरेंट में एक लुइस ओकाना नाम का आदमी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जोर जोर से बात कर रहा था और वो अपने साथ सूटकेस और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से निकल जाता है। उन्हें देखकर इवान कहता है, उनके कपल होने की संभावना कहीं से भी नजर नहीं आ रही। तब एनी कहती है, जब उनके पास एक ब्रीफ केस हो तो सारी संभावनाएं अपने आप बन जाती है। और इवान और एनी भी अपना ब्रीफ केस लेकर वहां। एनी और इवान रेस्टोरेंट से निकल रहे थे, तभी वहां खड़ा यानिक नाम का गार्ड उन्हें देख रहा था। आगे एनी और इवान मिस्टर टोफे नाम के आदमी से मिस्टर स्टोव ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हेल्प से ऐसा सिस्टम बनाया था जिससे वो लोकल ब्रांच ऑफिस से क्लाइंट के अकाउंट में सीधा पैसे भेज सकते थे। वहीं ऑफिस में एक आदमी अपनी सॉफ्टवेयर टीम को ब्रीफ कर रहा था और वो बोर्ड पर समझाते हुए कहता है, हम स्पेन में यूरो की हेल्प से कुछ डायमंड खरीदेंगे। डायमंड माफिया उन पैसों को डॉलर में कन्वर्ट कर देंगे और वो सीधा उन पैसों को स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट में भेज देंगे। इस तरह से सोर्स ऑफ मनी, इसलिए हम बीच में डायमंड खरीदने का बस एक नाटक करेंगे। इस तरह से हमें ब्लैक मनी को बाहर भेजने में कोई भी रिस्क नहीं रहेगा। एनी और इवान मिस्टर स्टोव के ऑफिस में जाकर उन्हें पैसों का सूटकेस दे देते हैं और मिस्टर स्टोव कंप्यूटर में प्राइवेट बैंकिंग जिनेवा के अकाउंट से 14 मिलियन स्विट्जरलैंड के क्लाइंट के बैंक अकाउंट में भेज देते हैं। आगे इवान फोन पर अपनी मॉम से बात कर रहा था, तभी उसकी नजर टीवी पर पड़ती है और इवान देखता है लुइस ओकाना नाम के जिस आदमी को उसने रेस्टोरेंट में जिनेवा में देखा था, उसका वीडियो फुटेज न्यूज चैनल पर चल रहा था, जिसमें लुइस ओकाना हम नए लग्जरी डेवलपमेंट प्लान पर काम।
यह प्रोजेक्ट हम म्युनिसिपल लैंड पर पूरा करेंगे जिसका अभी कोई यूज नहीं हो रहा है। यह देखकर इवान के दिमाग में भी एक प्लान आता है। अब आगे इवान उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर उसने लुइस ओकाना को देखा था। इवान रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, तभी लुइस भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। लुइस और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों वहां पर बैठे हुए थे और इवान अपना वैज्ञानिक तब वहां खड़े यानिक को इवान पर कुछ शक होता है और यानिक भी इवान के पीछे जाने लगता है। इवान एक रूम लेडी को पैसे देकर इवान लुइस के रूम में जाने वाला था, लेकिन इससे पहले यानिक उसे पकड़ लेता है और यानिक इवान से सवाल करता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? तब इवान कहता है, तुम मेरा बैग ओपन करो। उसके अंदर का पैक यानिक इवान का बैग ओपन करता है तो इवान कहता है, ये 10,000 यूरो है। तुम यानिक उस पैसों की गड्डी को अपने पास रखकर पूछता है, तुम यहाँ पर क्या करने वाले थे? इवान कहता है, मैं इस आदमी के रूम में ये मिनी कैमरा लगाने वाला था। यानिक कहता है, तुम्हारा ये काम मैं कर देता हूँ, तुम आगे यानिक लुइस के रूम का कार्ड लेकर लुइस के रूम के अंदर चला जाता है। वो कुछ जगहों पर हिडन कैमरा इंस्टॉल कर देता है। आगे वो दोनों कार में बैठकर लुइस और उसकी गर्लफ्रेंड के वीडियोस देखने लगते हैं जहां पर वो दोनों साथ में इंटीमेट हो रहे थे। यानिक इवान से पूछता है, इस वीडियो के लिए तुम इस आदमी से कितना डिमांड करने वाले हो? इवान कहता है, मैं इस वीडियो को दिखाकर इससे कोई भी पैसा नहीं लेने वाला, बल्कि मैं तो इसे मजबूर करूंगा कि यानिक कहता है, क्या तुम्हें तुम्हारे बिजनेस के लिए पार्टनर की जरूरत पड़ती है? और इवान और यानिक दोनों ही पार्टनर बन जाते हैं। यानिक के पास फाइटिंग स्किल थी जो इवान के काम में दोस्ती आगे इवान और यानिक दोनों की दोस्ती अच्छी खासी हो जाती है और वो दोनों साथ में एंजॉय करने लगे थे। अब मूवी के अगले सीन में इवान और यानिक एक गेट जिस पार्टी में लुइस ओकाना भी अपनी फैमिली के साथ मौजूद था। इवान लुइस के पास जाकर कहता है, मिस्टर ओकाना, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। आगे यानिक और इवान लुइस के घर के अंदर लेकर जाते हैं, उसे वो वीडियो दिखाते हैं। तब लुइस पूछता है, आखिर तुम चाहते क्या हो? इवान कहता है कि हम पैसों को स्पेन से स्विट्जरलैंड भेजते हैं और हम यहाँ आपके मार्वेला शहर में अपनी ब्रांच ओपन करना चाहते हैं। एक्चुअल में हमें आपके कॉन्टैक्ट चाहिए। यह सुनकर लुइस सोचने लगता है और तभी वह खिड़की के बाहर अपनी लुइस इवान से कहता है, मुझे नहीं पता तुम कैसे काम करोगे, पर कोई भी अपना पैसा अनजान लोगों को क्यों देगा? इवान कहता है, हम उनके लिए अनजान बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि आप ही उन्हें हमसे मिलवाएंगे। आगे एक पार्टी में इवान और यानिक के साथ लुइस भी मौजूद था और लुइस इवान को उस पार्टी में आए बड़े बड़े लोगों के बारे में बता रहा था। तब जहां पर यह पार्टी चल रही थी उसी जगह की पार्किंग में एक गाड़ी खड़ी हुई थी। उसी गाड़ी में रोग नाम का एक पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ था जो पार्टी में आए बड़े लोगों पर नजर रख रहा था। रोग एक पार्टी में इवान को देखता है और वह अपने जूनियर लूसिया से पूछता है, यह लड़का कौन है? लूसिया कहती है, अभी मुझे नहीं पता, पर मैं इस लड़के पर भी नजर रखूंगी। आगे इवान उन सभी बड़े लोगों के साथ घर में मीटिंग कर रहा था और इवान उन सभी से कहता है, हम लोग बहुत ही प्रोफेशनल हैं, आपके पैसों को बिल्कुल सिक्योर तरीके से यहाँ से तब वहीं बैठा एक आदमी कहता है, लेकिन हम लोग तो बहुत लंबे समय से फ्रांसिस के साथ काम करते हैं और उसके साथ हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हम तुम्हारे साथ काम क्यों करेंगे? जबकि यह सुनकर इवान वहीं बैठे लुइस को देखने लगता है। तब लुइस कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप लोग इवान को नहीं जानते हो, लेकिन वो आपका यह काम बहुत सी सेफ तरीके से करेगा। हमें कोई और इवान पर आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि यह मेरा नेफ्यू है। यहाँ से पैसा भेजने के बाद आप 24 घंटे के अंदर ही अपना सारा पैसा यूज कर पाएंगे। हमारे पास पैसों का पूरा एक्सेस होगा और हमें क्या चाहिए? हमें ट्रस्ट चाहिए जो हमें पूरा मिल रहा है। वो सभी लोग लुइस की बात मानकर इवान के साथ ये डील कर लेते हैं। पैसा स्विट्जरलैंड भेजने पर फ्रांसिस को पैसा का 3% कमीशन मिलता था। वो कमीशन अब फ्रांसिस को न मिलकर सीधा इवान को मिल रहा था। आगे इवान और यानिक अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, तभी उनके पास एक गाड़ी आकर रुकती है
और उसमें से एक आदमी निकलकर एक बैग इवान को दे देता है। यानी कि उस बैग को ओपन करके देखता है तो उस बैग में पैसे था, जो कि अब पैसा इवान वो पैसा होटल रूम में एनी को दिखाता है और एनी कहती है अब फ्रांसिस्को को क्या कहेंगे, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि तुमने उससे उसके क्लाइंट छीन लिए। इवान कहता है तुम उसकी चिंता मत करो। अब मूवी में आगे हमें 2004 का समय बताया जाता है, जब इवान और वो उन्हें महंगे गिफ्ट्स देता है। तब इवान के फादर पूछते तुम ब्रुसेल में करते क्या हो। इवान कहता मैं हम फाइनेंस पैसों को कुरियर करते हैं। इवान के पिता कहते हैं तुम उन पॉलिटिशियन के लिए काम करते हो जो टीवी पर आकर बकवास करते हैं। इवान कहता है मैं जो भी काम करता हूं लेकिन काफी सारा पैसा कमाता हूं। तब इवान के पिता कहते हैं यदि तुम गैर कानूनी काम करोगे तो किसी न किसी दिन मुश्किल में पड़ जाओगे। इस बात को लेकर इवान और उसके पिता में बहस होने लगती है और इवान के पिता कहते हैं एक दिन तुम जरूर पछताओगे। यह देखकर इवान के पिता वहां से चले जाते हैं। आगे एक क्रूज पर पार्टी चल रही थी, वहां पर इवान और यानिक भी पहुंचते हैं और ऊपर जाकर इवान फ्रांसिस्को की बेटी लेटिसिया से बात करने लगता है। तब लेटिसिया कहती है मेरे पिता तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, तुम इवान कहता है मैंने अभी अकेले काम करने का तय किया है और मैं ये काम ठीक ठाक कर रहा हूँ। तभी वहां तब लेटिसिया वहां से चली जाती है और फ्रांसिस को कहता है आखिर तुमने। तब इवान कहता है मैं पहले ही आपको ये सब एक्सप्लेन करने वाला था। फ्रांसिस को कहता है नहीं तुम्हें कुछ बात नहीं, तुम अभी बहुत पैसा कमा रहे हो और मैं अभी बहुत पैसा खो रहा हूँ। मैं सप्लाई और डिमांड के मार्केट को अच्छी तरह समझता हूँ। तुम और मैं उसका नत और मैं उसका नतीजा भुगत रहा हूँ। तभी वहां यानिक आ जाता है और वो इवान से पूछता है क्या सब कुछ ठीक है। इवान कहता है कोई बात नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। और यानिक और इवान दोनों वहां से निकल जाते हैं। वो दोनों गाड़ी से जा रहे थे, तभी उनके गाड़ी के सामने आकर एक गाड़ी खड़ी हो जाती है और उस गाड़ी में कुछ आदमी निकलकर इवान और यानिक दोनों को मारने लगते हैं और वो लोग उन दोनों की पिटाई करके वहां से निकल जाते हैं। इवान समझ गया था उन पर यह हमला किसने करवाया था। आगे इवान यानिक को लेकर फ्रांसिस्को के घर पर जाता है। तब फ्रांसिस पूछता है तुम लोगों को ज्यादा चोट तो नहीं आई। तब इवान कहता है हम लोग ठीक हैं, हम लोग अडोल हम यह भी जानते हैं कोस्टा डेल सोल दुनिया का स्वर्ग है, पर इस स्वर्ग में हम आपकी परमिशन के बिना काम नहीं कर सकते, इसलिए हम आपके क्लाइंट के लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। आपके क्लाइंट हमेशा आपके क्लाइंट रहेंगे और जो हमारे क्लाइंट के पास से हमें कमीशन मिलेगा उसमें से 10%। तब फ्रांसिस कहता है पहले 2 साल उसके बाद तुम मुझे 20% कमीशन दे सकते हो। इवान फ्रांसिस की बात मानकर उसके साथ डील कर लेता है। फ्रांसिस से डील करके यानिक और इवान दोनों अपने काम में जुट जाते हैं। वो रोजाना अपने क्लाइंट का पैसा कुरियर करके स्विट्जरलैंड भेजने लगे थे और उससे मोटा पैसा भी कमाने लगे थे। पैसों के साथ साथ इवान की अय्याशी की आदत भी बढ़ने लगी थी। आगे हमें जब एनी इवान के अपार्टमेंट में जाती है तब इवान के अपार्टमेंट से कोई लड़की बाहर निकलती है। यह देखकर एनी गुस्सा होकर इवान को उसके रूम में जाकर जगाती है और एनी इवान से कहती है। इवान बाहर जाकर बैठता है। तब एनी उससे कहती है फ्रांसवा मेरे हस्बैंड को टिप मिली है कि पुलिस हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हम लोग मुश्किल में फंसते जा रहे हैं, इसलिए हमें हमारी जरूरत है। यह कर यह कहकर एनी वहां से चली जाती है। आगे इवान यानिक के साथ कोई पार्टी में जा रहा होता है, तभी वह देखता है कि क्या कर रही थी। इवान पार्टी में पहुंचता है तो वहां पर लुइस उसे अपने दोस्त से मिलवाता है। वहीं पर इवान को लेटिसिया भी मिलती है और इवान उससे बात करने लगता है। लेटिसिया भी इवान से इम्प्रेस हो गई थी और वो उसे
आगे यानिक और इवान पार्किंग में थे। तब यानिक इवान से कहता है तुम्हें लेटिसिया से दूर रहना चाहिए, वो सब छोड़ो। इवान कहता है वो सब छोड़ो और वो गाड़ी देखो, मैंने कहा था ना कोई हमारा पीछा कर रहा है। इवान उस गाड़ी के पास जाकर गाड़ी में बैठे आदमी से कहता हैं। तब वो लोग इवान और यानी को पुलिस हेडक्वार्टर में लेकर जाते हैं। उन दोनों को जो उनके ही केस पर जो उनके ही तब इवान कहता है क्या आप लोग बताओगे। तब इंस्पेक्टर कहता है देखो हम तुम्हारा पीछा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा मिलना जुलना लुइस ओकाना और फ्रांसिस जैसे लोगों के साथ है। ये लोग जो काम करते हैं उसका सीधा रास्ता जेल की तरफ जाता है, इसलिए उनके साथ साथ तुम्हें भी जेल जाना पड़ सकता है जो तुम पैसा देश से बाहर भेजे हो, और यह सब करके तुम क्रिमिनल का साथ दे रहे हो। इसलिए बताओ तुम जेल में जाना चाहते हो या अपने बॉसेस को जेल भेजना चाहते हो। यह सुनकर इवान और यानिक दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं। तभी इवान कहता है क्या तुमने सुना नहीं, यदि हम फ्रांसिस को पकड़वा देंगे तो हम आराम से बाहर अपना बिजनेस कर पाएंगे। इवान पुलिस के द्वारा पकड़ा कि उसकी वजह से वह पकड़े गए हैं, इसलिए इवान पुलिस की कार्रवाई से पहले ही विदेश जाने का प्लान बनाता है। विदेश निकलने से पहले इवान लेटिसिया को भी कॉल लेटिसिया और इवान आगे लेटिसिया और इवान प्राइवेट प्लेन से पेरिस के लिए निकल जाते हैं और वो प्रपोज करने आगे इवान लेटिसिया को प्रपोज करके उसे एक रिंग गिफ्ट करता है और तो उस तरफ स्पेन में पुलिस करप्शन में शामिल सभी लोगों को पकड़ने लगती है और उन सभी के एसेट सीज करने लगती है। पुलिस सिटी काउंसलर डेवलपर के साथ साथ लुइस ओकाना और फ्रांसिस को भी अरेस्ट कर लेती है क्योंकि ये लोग काला धन विदेश भेजने का काम कर रहे थे। लेटिसिया भी इवान के साथ मौजूद थी और वो ये न्यूज देखती है। लेटिसिया हैं यह देखकर लेटिसिया बिना कुछ कहे अपना सामान पैक करने लगती है वापस स्पेन जाने के लिए। तब इवान उससे कहता है लेटिसिया तुम जानती हो ना, नहीं तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। तब लेटिसिया कहती है हाँ मैं जानती हूँ, और लेटिसिया के वहां से जाने के बाद इवान मन ही मन खुश होता है क्योंकि फ्रांसिस के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए उसने पुलिस की हेल्प की थी। आगे इवान एनी और उसके हस्बैंड फ्रांसवा से मिलता है। इवान कहता है मैं जानता हूं फ्रांसिस के साथ क्या हुआ, पर सब कुछ ठीक है। अब फ्रांसिस के क्लाइंट को अब हम हैंडल करेंगे। एनी कहती है मुझे लगता है हमें कुछ दिन शांत रहना, पूरे यूरोप में इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, इसलिए हमें कुछ समय के लिए शांत रहना चाहिए। तब इवान उसकी बात मानकर अय्याशी के काम में लग जाता है क्योंकि उसके पास काफी सारा पैसा बचा हुआ था। एक दिन इवान सुबह लड़कियों के साथ सोया हुआ था, तभी वहां पर लेटिसिया आ जाती है और वह इवान को लड़कियों के साथ सोते पर रिंग फेंक कर चली जाती है। तभी इवान को उसकी माँ का कॉल आता है और उसकी माँ उसे बताती है कि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। तब इवान अपनी माँ के पास जाता है और अपने पिता को याद करके बहुत दुखी होता है। आगे हमें 2007 का समय बताया जाता है जब 21वीं सदी का बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। रियल एस्टेट बबल बस्ट हो गया था और यह सब अमेरिका में लेमन ब्रदर क्राइसिस के दौरान हुआ था। इसका इफेक्ट पूरी दुनिया और स्पेन पर भी पड़ा था। स्पेन में भी कई लोगों को अपना घर और नौकरी छोड़नी पड़ी थी। आगे हमें वापस इवान को दिखाया जाता है, पूरी तरह से बंद हो चुका था और वह पहले की तरह एक छोटे रेस्टोरेंट इवान अपने दोस्तों से बात कर ही रहा था, तभी उसकी नज़र रेस्टोरेंट में आए दो चाइनीज आदमियों पर पड़ती है। वो दोनों चाइनीज आदमी रेस्टोरेंट के मालिक से पैसा लेकर बाहर निकल जाते हैं। तब इवान भी उनका पीछा करने के लिए बाहर जाता है। इवान अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। तब इवान देखता है वो दोनों चाइनीज आदमी गाड़ी रोककर एक दूसरी शॉप से भी पैसा कलेक्ट करने लगते हैं। आगे इवान जेल में उसके पार्टनर लुइस ओकाना से जाकर मिलता है और उससे चाइनीज गैंग के बारे में पूछता है। उस गैंग का लीडर
लुइस का बहुत बड़ा मात्रा में काले याओ मिंग भी बहुत बड़ी मात्रा में काले धन का हेरफेर करवाता है। जो शॉप से वो पैसा इवान कहता है तो उसके पास पैसा आता कहां से है। लुइस कहता है वो चाइना से इस सामान की कीमत और वो इंपोर्ट करे हुए सामान की कीमत है, ताकि इससे ताकि उसे इंपोर्ट ड्यूटी कम देना पड़े और वो चाइना से उसने चाइना के जिस लीड लेकिन उसने चाइना के जिस डीलर से सामान मंगवाया है उसे भी पे करना पड़ता है और वो यह पैसा चाइना में कैश में भेजता है। इवान पूछता है लेकिन वह स्पेन से चाइना पैसा कैसे भेजता है। लुइस कहता है उसका तरीका बहुत ही पुराना है। आगे हमें दिखाते हैं वो लोग स्पेन से चाइना जाने वाले लोगों के साथ वो पैसा भेजते हैं, उनके कमर में नोटों की गड्डियां बांधकर या उनके सामान में चुपके से नोटों की गड्डियां छिपाकर, और इन सब काम में उनका पैसा पकड़ा भी जाता है। आगे कहता है याओमिंग भी हमारी तरह एम्बिशियस है। यदि हम उसे ऐसा कोई सिस्टम प्रोवाइड करवा दें जिससे वह आसानी से अपना पैसा चाइना भेज सके तो जेल से बाहर निकलकर इवान जेल से बाहर निकलकर एनी से मिलता है और वो उसे अपना प्लान बताता है कि वह चाइनीज गैंग के साथ काम करना चाहता है। चाइनीज बहुत बड़ी मात्रा में स्पेन से अपना पैसा चाइना भेजते हैं, हम उनका पैसा कुरियर करने में उनकी मदद कर सकते हैं। एनी कहा है अब स्विट्जरलैंड पैसा भेजना इतना आसान नहीं रहा। गवर्नमेंट काफी सारे अकाउंट को कंट्रोल करती है। क्राइसिस के दौरान काफी सारा पैसा अपोजिट डायरेक्शन में बहा और अब हमारे क्लाइंट को कैश की जरूरत है। अब हमें कैश में पैसा वापस स्पेन लाना होगा। यह सुनकर इवान कहता है मेरे पास एक आइडिया है। आगे इवान के कहने पर एनी इवान के साथ जाकर चाइनीज गैंग लीडर से मिलता है। इवान योमन को डील समझाते हुए कहता है हमारे क्लाइंट के पास स्विट्जरलैंड में काफी सारा कैश मौजूद है, हम वो पैसा बदले में आपको आपका पैसा सही सलामत चाइना भेजने के एवज में आपको हमें 3% कमीशन देना होगा। तभी इवान अपने आदमी टोफेट से बोलकर योमन के अकाउंट में 3 लाख यूरो ट्रांसफर करवा देता है और योमन को उसी वक्त मैसेज आ जाता है। यह देखकर योमन इवान और एनी से डील कर लेता है। योमन के आगे एनी और इवान दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। तभी वहां पर फ्रांसिस्को अपनी बेटी लेटिसिया के साथ वहां पर आ जाता है और फ्रांसिस्को इवान को देखकर कहता है यह तो मेरे लिए सरप्राइज है। जज ने मेरा केस 6 महीने जेल में रहा पर तुम में से कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया। यह बोलकर फ्रांसिस्को इवान के बारे में भला बुरा कहने लगता है। तब इवान भी फ्रांसिस्को पर गुस्सा करता है और वो एनी के साथ वहां से निकल जाता है। आगे इवान अपने घर पर आता है तो वो देखता है एनी काफी परेशान थी और वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। एनी इवान को न्यूज़पेपर चार्ली लिस्ट तब इवान न्यूज़पेपर देखता है जिस पर न्यूज छपी थी फॉल चार्ली लिस्ट। इवान पूछता है ये देखकर इवान पूछता है फॉल चार्ली कौन है। एनी कहती है फॉल चार्ली हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टोव के लिए काम करता था। उसने स्टोव को धोखा देकर हमारे क्लाइंट के सारे स्विट्जरलैंड की बैंक डिटेल्स उजागर कर दी है। स्टोव हमारा सारा पैसा लेकर गायब हो गया। इवान अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। आगे इवान और एनी जल्दी से उनके होटल रूम से बाहर भागने लगते हैं पर रास्ते में ही चाइनीज गैंग वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और वो उन्हें पकड़कर सीधा योमन के पास ले जाते हैं। योमन कहता है मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तुमने पहले भी अपने पार्टनर की मुखबरी करके उन्हें जेल लेगी और मुझे भी तुम्हारे पिछले पार्टनर की तरह जेल जाना होगा। ऐसा कहकर योमन इवान और एनी को अपने आदमियों को मारने के लिए कहता है। तब इवान कहता है रुको मुझे जो पैसा तुम्हारा स्पेन में है तुम उसका क्या करोगे। मैं मानता हूं हम स्विट्जरलैंड के जरिए अब तुम्हें चाइना पैसा नहीं भिजवा सकते पर मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर तुम्हारा सारा पैसा चाइना भिजवा सकता हूं। आगे इवान वो सारा कैश पैसा
आगे इवान वो सारा कैश पैसा एक कंटेनर में रखवा देता है। आगे इवान एनी को अलविदा कहकर कंटेनर में जाकर बैठ जाता है और एक जहाज के द्वारा उस कंटेनर को हांगकांग भेज दिया जाता है। और इवान हांगकांग में पहुंचकर वह सारा पैसा यामिंग के आदमियों को सौंप देता है। आगे इवान पैसा पहुंचाकर हांगकांग में पार्टी कर रहा था, तभी वहां चाइनीज पुलिस आ जाती है और पुलिस ऑफिसर इवान को कहता है। आगे इवान स्पेन में आगे इवान स्पेन में इंस्पेक्टर राय के सामने बैठा हुआ था। तब राय कहता है, मैं तुम्हें लॉयर से मिलवा दूंगा, पर वो तुम्हारे लिए ज्यादा बुरा होगा। पर अभी तुम्हें सिर्फ 15 से 20 साल तक जो तुमने हांगकांग में पूरी की। तब इवान कहता है, तुम्हें इन सब के बारे में किसने बताया? जरूर फ्रांसिस्को ने बताया होगा या फिर चाइनीज गैंग वालों ने। तब राय इवान को कहता है, हमने उसे ऑफर दिया, क्या तुम अपने प्यार को चाहती हो या फिर अपनी आज़ादी चाहती हो? तो उसने अपनी आज़ादी को चुना। रॉय इवान को बता रहा था कि उसके खिलाफ एनी ने गवाही दी। यह कहकर रॉय वहां से चला जाता है। आगे पुलिस इवान को ले जा रही थी, तभी वो रास्ते में एनी को देखता है, जिसने उसके खिलाफ पुलिस को गवाही दी थी। इवान भी समझ जाता है कि एनी ने ही उसे फंसाया है। एनी पुलिस को अपने सारे क्लाइंट की डिटेल बता देती है और पुलिस स्पेन में सभी जगह सर्च ऑपरेशन चलाती है। पुलिस यामिंग को भी पकड़ लेती है, जिसके पास 1.2 बिलियन कैश बरामद होता है और इवान भी जेल में यह न्यूज़ देखता है। और यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। स्पेन में पब्लिक सेक्टर के 9 बिलियन यूरो की धोखाधड़ी का यह स्कैम उजागर हुआ था और फॉल चार्ली लिस्ट 1.8 बिलियन यूरो का खुलासा हुआ था, जो स्पेन का पैसा स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट में जमा हुआ था। इस घटना से स्पेन पर कर्जा 3 गुना बढ़ गया था। तो दोस्तों, यह था इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते एक नई अगली